विद्यार्थियों, पूर्व में हम एकाधिकार के अंतर्गत कीमत व उत्पत्ति निर्धारण, एकाधिकारी शक्ति आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद अथवा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली का अध्ययन करेंगे। जब एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की दो या अधिक कीमतों पर बेचता है तो उस स्थिति को हम भेदात्मक एकाधिकार की स्थिति अथवा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की स्थिति कहते हैं। ऐसा प्राय हमें देखने को मिलता है। जैसे कोई पुस्तक है, उसका जो बाइंडिंग संस्करण है और पेपर बैग संस्करण है अथवा उसका जो डीलक्स संस्करण है या साधारण संस्करण है, उन दोनों के मूल्यों में भारी अंतर पाए जाते हैं। जैसे आपको जो टेक्स्ट बुक बाजार में बेची जाती है उसके मूल्य में और लाइब्रेरी के लिए जो एडिशन होता है, जिसे लाइब्रेरी एडिशन के नाम से जाना जाता है, उन दोनों के मूल्यों में अंतर होता है। इसी प्रकार से बिजली जो है, हम जो बिजली काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसके घरेलू कार्यों के लिए जो है ऊंचे मूल्यों पर तथा औद्योगिक कार्यों के लिए नीचे मूल्यों पर दी जा सकती है। हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल कार्य के लिए बिजली की यूनिट की दर ज़्यादा है। इसी प्रकार से परिवार के दो प्रकार के जो है मीटर लगाकर प्राय पावर वाले मीटर पर कम दर से बिजली सप्लाई की जाती है। इसी प्रकार से ट्रेन में फर्स्ट क्लास व सेकंड क्लास की टिकटें अलग अलग कीमतों पर दी जाती है। प्रोफेसर लिप्से और क्रिस्टल ने कीमत विभेद के कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कच्चा दूध तरल दूध के रूप में काम में लेने के लिए एक भाव पर दिया जाता है, जबकि आइसक्रीम या पनीर बनाने के लिए अलग भाव पर दिया जा सकता है, कम भाव पर दिया जा सकता है। डॉक्टर प्राय प्राइवेट प्रैक्टिस में अपनी सेवाएं रोगियों की आमदनी के आधार पर देते हैं। सिनेमाघर में बच्चों के लिए टिकट की दरें अन्य दरों से कम होती है। रेलें विभिन्न पदार्थों के लिए प्रति टन प्रति किलोमीटर भिन्न भिन्न माल का भाड़ा लेती है। इसी प्रकार से विद्युत कंपनियां जो है घरों में बिजली एक दर पर और वह फर्मों को दूसरी दर पर है ना देती है। इसी प्रकार से एयरलाइंस जो है वो प्राय शनिवार रात तक रहने वालों से कम चार्ज लेती है, वनिस्पत उनके जो सप्ताह के अंदर ही आते और चले जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार में अनेक प्रकार के कीमत विभेद पाए जा सकते हैं। एकाधिकार की स्थिति में कीमत विभेद एक आम बात हो गई है। कीमत विभेद किस सीमा तक किया जा सकता है, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर पिगू ने जिसे प्रथम श्रेणी का यानी फर्स्ट डिग्री का कीमत विभेद कहा है, उसमें तो वस्तु की प्रत्येक इकाई की कीमत अलग अलग ली जाती है। प्रत्येक अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग कीमत वसूल किया जाना, इसे हम पूर्ण कीमत विभेद या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति भी कह सकते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का कीमत विभेद से जो है वो मेल नहीं होता है, क्योंकि यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु का ऊंचा मूल्य लेता है तो ग्राहक दूसरे विक्रेता की तरफ तुरंत ही चला जाता है। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद संभव नहीं हो सकता है। कीमत विभेद संभव हो सकता है और प्राय होता भी है। तो अब इस कीमत विभेद की जो मूलभूत शर्त है वो ये है कि एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को अपना माल न बेच सके। जैसे हम मान लें कि मोहन को एक वस्तु 10 रुपए में और सोहन को वही वस्तु 5 रुपए में दी जाती है, और यदि सोहन वह वस्तु मोहन को बेच सकता है तो कीमत विभेद विफल हो जाएगा। इस प्रकार कीमत विभेद तभी सफल हो सकता है जबकि एकाधिकारी बाजार के विभिन्न भागों में विभिन्न क्रेताओं के बीच आपसी लेन देन संभव न हो सके। इस दशा में ही माल किसी भी तरह एक क्रेता से दूसरे क्रेता तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इस शर्त के पूरा हुए बिना कीमत विभेद संभव नहीं होता है। फिर प्रोफेसर स्टोनियर व हैग ने कीमत विभेद की 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है, जिसे हम कीमत विभेद के कारण भी कह सकते हैं। उसमें सबसे पहली है कि उपभोक्ताओं की विशेषताएं। कीमत विभेद इस स्थिति में 3 कारण से हो सकता है। जैसे उपभोक्ताओं को बाजार के विभिन्न भागों में प्रचलित कीमतों का ज्ञान न हो। दूसरा, उपभोक्ता के मन में यह बात अविवेकपूर्ण ढंग से बैठ गई हो कि वह ज्यादा अच्छी वस्तु के लिए ऊंची कीमत दे रहा है ना। ऐसा संभवतः सोचना अविवेकपूर्ण होगा कि किसी सिनेमाघर में 25 रुपए वाली सीट की पंक्ति में बैठकर फिल्म देखने से ज्यादा अच्छा लगेगा वनिस्पत 10 रुपए वाली सीटों की पिछली पंक्ति से, जहां ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे से पूरी तरह से सटी हुई हो, जहां दोनों मिल रही हो। इसी प्रकार से सर्कस में होता है, आगे बैठने वालों से ज्यादा टिकट लिया जाता है जबकि पीछे बैठने वालों से दर कम ली जाती है।
लेकिन जहां दोनों पीछे और आगे की लाइन जहां दोनों आपस में मिल रही हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे बैठ रहे हैं या पीछे बैठ रहे हैं। और इसी प्रकार कीमत के मामूली अंतरों की परवाह करने से भी कीमत विभेद बना रहता है। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, उस दुकान वाले के पास सब्जी अच्छी है, भले ही वो कीमत थोड़ी ज्यादा लेता हो। तो अगर मामूली सी कीमतों का अंतर होता है तो उसकी परवाह नहीं करने के कारण भी कीमत विभेद बना रह सकता है। तो ये उपभोक्ताओं की अलग अलग विशेषताओं के कारण कीमत विभेद उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा है फिर वस्तु की प्रकृति। उपभोक्ता को जो मिलने वाली प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, उनमें प्राय इस तरह का कीमत विभेद पाया जाता है। जैसे नाटक या थिएटर एवं सर्कस में मैंने अभी बताया था कि आगे की सीटों के भाव पीछे की सीटों से अधिक होते हैं, क्योंकि दोनों जगहों से देखने का आनंद एक सा नहीं होता है। सही अर्थ में ये उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतर के कारण होते हैं, जिनके कारण कीमत विभेद का पाया जाना स्वाभाविक होता है। इसको हम ट्रेन के एसी और स्लीपर कोच से भी उदाहरण ले सकते हैं कि जाना सबको एक ही जगह है, लेकिन चूंकि वस्तु की प्रकृति अलग अलग है, एक में एसी है, एक में एसी नॉन एसी है, इस वजह से कीमतें अधिक एसी की वसूल की जा सकती है। और यही बात हम सेवाओं पर भी लागू कर सकते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर की सेवाओं का उदाहरण लिया जा सकता है। एक डॉक्टर धनी व्यक्ति से ऊंची फीस और गरीब व्यक्ति से कम फीस ले सकता है, इससे भी कीमत विभेद उत्पन्न हो सकता है। फिर तीसरा उन्होंने कारण बताया कि दूरी व सीमा की रुकावटें, है ना, फ्रंटियर बैरियर्स। दो स्थानों में जो आपसी दूरी होती है उसके कारण कीमत विभेद पाया जा सकता है। जैसे यदि एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का 1 रुपया परिवहन व्यय हो, तो उन दोनों स्थानों के बीच उस वस्तु की कीमत में 1 रुपये का अंतर पाया जा सकता है। एक देश में एक वस्तु को सुरक्षित बाजार मिला हुआ हो, तो घरेलू बाजार में ऊंची कीमत एवं विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा के पाए जाने के कारण नीची कीमत रखी जा सकती है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि लागतों के अंतरों से उत्पन्न होने वाली कीमतों का अंतर कीमत विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। उसके अलावा कमीशन, डिस्काउंट, थोक भाव, खुदरा भाव के अंतर, विभिन्न समयों व विभिन्न मौसमों के कीमत अंतर आदि भी कीमत विभेद की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उनको हम कीमत विभेद की श्रेणी में नहीं लेंगे। कीमत विभेद की श्रेणी में हम उसे ही लेंगे जब उसी समय, एक ही समय में एक बाजार में दूसरे बाजार की तुलना में कीमत कम या अधिक हो, तो उसे हम कीमत विभेद की स्थिति कहेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि कीमत विभेद कब लाभप्रद होता है या कीमत विभेद कब उत्पन्न होता है। तो कीमत विभेद उसी स्थिति में लाभप्रद हो सकता है जबकि दो बाजारों में वस्तु की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो कीमत विभेद से एकाधिकारी को लाभ नहीं होगा। कीमत विभेद तभी लाभप्रद होगा, ये ध्यान रखना है हमें, कि जब दोनों बाजारों में वस्तु की मांग की लोच अलग अलग हो। कई बार छोटा सवाल पूछा जा सकता है कि कीमत विभेद कब लाभप्रद होगा, तो हमें एक लाइन में उत्तर देना है, जब दो बाजारों में वस्तु की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तभी लाभप्रद होगा। अब हम कीमत विभेद के अंतर्गत कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन करेंगे। दो बाजारों में जो है कीमत विभेद की दशा में मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बाजार में संतुलन स्थिति में सीमांत आय एक दूसरे के बराबर हो, यानी एकाधिकारी दोनों बाजारों में कुल कितना माल बेचेगा, इसका निर्धारण फर्म की सीमांत लागत और उसके सीमांत आय वक्र के द्वारा होता है। तो संतुलन की शर्त हमेशा यही रहती है, MC बराबर MR। लेकिन चूंकि जब हम कीमत विभेद की बात करेंगे तब ऐसी स्थिति में हमारे पास होगा MC बराबर CMR। CMR का मतलब है कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, यानी संयुक्त सीमांत आय। तो एकाधिकारी दोनों बाजारों में कुल कितना माल बेचेगा, बाजार एक में और बाजार दो में, यदि दो बाजार हैं तो इसका निर्धारण फर्म की सीमांत लागत और उसके संयुक्त सीमांत आय यानी CMR वक्र के बराबर होने से निर्धारित होगा। हम यहाँ पर दोनों बाजारों में एकाधिकार की स्थिति को मान करके चलेंगे, है ना। और ऐसी परिस्थिति में एकाधिकारी फर्म के लिए उत्पत्ति और कीमत निर्धारण को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं ये आपको एक रेखा चित्र दिखा रहा हूं, इस रेखा चित्र को देखिए। इसमें दोनों बाजारों के औसत आय वक्र, सीमांत आय वक्र, फर्म का सीमांत लागत वक्र और संयुक्त सीमांत आय वक्र यानी CMR, ये सभी एक साथ दिखाए गए हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन ध्यान से हम देखेंगे तो ये हमारे समझ में आ जाएगा। मैं साथ ही साथ में आपके डॉट भी लगाता रहूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब बाजार, जो पहला बाजार है
उसका जो औसत आय वक्र है वो है AR1 और उसका सीमांत आय वक्र है MR1। इसी प्रकार से बाजार 2 है, उसका जो औसत आय वक्र है AR2 और MR2। अब देखिए AR वक्र को देखिए, AR वक्र के ढलान से हमें पता चलता है कि दोनों बाजारों में मांग की लोच अलग अलग है। जो AR1 वक्र है वो ज्यादा ढलान वाला है और जो AR2 वक्र है वो कम ढलान वाला है। तो AR2 पर मांग की लोच AR1 मांग वक्र की तुलना में ज्यादा है। दोनों बाजारों के सीमांत आय वक्रों को, यानी दोनों के MR1 प्लस MR2, अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें जो वक्र प्राप्त होगा वो होगा CMR वक्र। तो ये CMR वक्र जो है इसी से हमें प्राप्त हुआ है। फर्म का जो MC वक्र CMR वक्र को S बिंदु पर काटता है। ये देखिए, ये है S बिंदु, S बिंदु पर काटता है, जिससे फर्म OR उत्पत्ति की मात्रा तय करती है। O से लेकर के R तक उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण हो जाता है। अब S बिंदु से एक रेखा हम OX अक्ष के समानांतर डालेंगे, जो MR2 को S2 पर, ये देखिए ये MR2 को S2 पर और MR1 को S1 पर काटती है और OY अक्ष को T पर काटती है। ये ऐसी स्थिति में बाजार 1 में कीमत R1 P1, बाजार 1 में कीमत R1 P1 और माल की बेची जाने वाली मात्रा OR1 का निर्धारण हो जाता है। इसी प्रकार से बाजार 2 में कीमत R2 P2 और माल की बेची जाने वाली मात्रा OR2 का निर्धारण हो जाता है। इस प्रकार से बाजार 1 में कीमत अपेक्षाकृत अधिक ऊंची पाई जाती है। देखिए जो RP1 है ये इस P2 की तुलना में ज्यादा है। तो बाजार 1 में कीमत अपेक्षाकृत अधिक ऊंची है। जिस बाजार में मांग की लोच कम होती है उसमें एकाधिकारी को कीमत ऊंची रखनी होती है। मैंने कहा था देखिए AR1 वक्र जो है ये वाला, इसकी ये जो है मांग की लोच इस पर कम है। तो यहाँ मांग की लोच कम होने के कारण वो उसने कीमत R1 P1 ऊंची रखी है और अधिक लोचदार वाले मांग वाले बाजार में कीमत नीची रखी जाती है। जैसे ये जो AR2 है ये कम लोच वाला है। माल की जो मात्रा है OR1 प्लस OR2, ये दोनों ही मात्राएं बराबर होगी OR के। ये जो है OR के बराबर होगी। जो MC वक्र के संयुक्त सीमांत आय वक्र यानी CMR वक्र को S बिंदु पर काटने से प्राप्त हमें होती है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न वक्रों को हम अलग अलग बाजारों के अनुसार भी दिखा करके और इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। एक साथ होने से हो सकता है ये थोड़ा सा जटिल हो गया, मैं इसको अलग अलग प्रकार से भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए आपके पास जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में अलग अलग बाजार दे रखे हैं। उत्पत्ति बाजार 1, उत्पत्ति बाजार 2 और यहाँ देखिए आप कि ये उत्पत्ति दोनों बाजारों की है ना। अब इस रेखा चित्र जो है पूर्व के रेखा चित्र की भांति है, स्पष्टीकरण उससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पर भी जो संतुलन की शर्त है MC बराबर CMR होगी। ये देखिए यहाँ S बिंदु पर काटता है, इससे उत्पत्ति की मात्रा OR निर्धारित हो जाती है। बाजार 1 में MR1 वक्र RS, अब देखिए यहां से हमने जो मात्रा जो खींची है, ये यहां से हमने एक सीधी लाइन खींची है जो इनको काटती हुई यहां पर T बिंदु पर मिल जाती है। तो बाजार नंबर 1 में जो MR1 है वो R1 S1 बराबर RS करने, ये जो RS ये जो है इसके बराबर है। जब अगर हम लाइन खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बिक्री की जो मात्रा है यहाँ पर OR1 निर्धारित होती है, वह कीमत R1 P1 निर्धारित हो जाती है। वैसा ही है जैसा पिछले रेखा चित्र में मैंने बताया था। और बाजार नंबर 2 में जो है MR2 वक्र, ये यहाँ S2 बिंदु पर काटने के कारण मात्रा तो OR2 निर्धारित होती है और कीमत OP
2 निर्धारित होती है। इस प्रकार दोनों बाजारों में जब हम अलग अलग रेखा चित्र या अलग अलग चित्र के माध्यम से देखते हैं तब भी हम कीमत विभेद को आसानी से समझ सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक रेखा चित्र अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो पर्याप्त होगा, लेकिन विभेदात्मक एकाधिकार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमें एक शर्त पूरी करनी आवश्यक होती है, अथवा एकाधिकार के संतुलन की जो दशाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। वो कौन कौन सी है इसका हम अध्ययन अभी करेंगे। कि हमने देखा था संतुलन की शर्त क्या होती है, MC इज इक्वल टू CMR, यानी MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू CMR। अब यहाँ पर जो है संख्या 1 और संख्या 2 दोनों के बाजारों को सूचित कर रहे हैं ना। मांग की लोच के अध्याय में हम AR, MR और इलास्टिसिटी यानी मांग की लोच के संबंध को स्पष्ट कर चुके हैं, जिससे हमें ये पता चला था कि AR इज इक्वल टू होता है MR ब्रैकेट में E/E माइनस 1 के। ये सूत्र हम देख चुके हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इनको काम में लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आ जाएगा AR1 इज इक्वल टू MR की जगह मैं रख दूंगा MR1 E1/E1 माइनस 1। ये तो हो गया फर्स्ट बाजार हमारा। जो सेकंड बाजार है उसमें हो जाएगा AR2 इज इक्वल टू MR2 ब्रैकेट में E2/E2 माइनस 1। ये आ गया हमारे पास दूसरा बाजार। तो दोनों बाजारों में हमारे पास आ गया कि एक प्रकार AR निकाली जा सकती है। चूंकि MR1 मैं पहले ही लिख चुका हूं कि MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC, यानी MC इज इक्वल टू CMR। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि AR1 इज इक्वल टू MR की जगह हम लिख सकते हैं MC और E1/E1 माइनस 1। पहले बाजार के लिए हम ये लिख सकते हैं। दूसरे बाजार के लिए हम लिख सकते हैं AR2 इज इक्वल टू MC, वापस वही E2/E2 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो सूत्र आ गए, दोनों बाजारों के अलग अलग आ गए। अब यदि मैं कहूं कि E1 इज इक्वल टू 2 हो और E2 इज इक्वल टू 5 हो तथा MC इज इक्वल टू 10 हो, तो दोनों बाजारों में AR या कीमत निकालिए। AR को ही हम कीमत कहते हैं। तो पहले बाजार के लिए हमारा था AR1 इज इक्वल टू MC E1/E1 माइनस 1। तो हमें AR1 निकालनी है, तो AR1 हमारे पास आ जाएगी, MC की जगह 10 रखता हूं ब्रैकेट में E1 2/E1 माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। 2 में से 1 गया तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 और 2 × 10 इज इक्वल टू 20 आ गया। इसी प्रकार से AR2 दूसरे बाजार की कीमत हमारे पास आ जाएगी 10 ब्रैकेट में 5/5 माइनस 1 यानी 4। 5/4 × 10 ये आ गया मेरे पास। अब 4 का भाग हम 5 में देंगे तो हमारे पास आएगा ये, इसका जो हमारे पास आ जाएगा कि 4 एकम 4 पॉइंट 1.25 4 एकम 4 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 1.25। जब 10 × 1.25 10 × 1.25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.50। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जहाँ मांग की लोच कम है, यानी पहला बाजार जहाँ मांग की लोच इलास्टिसिटी 1 इज इक्वल टू 2 है, तो कीमत ऊंची यानी 20 रुपए के बराबर रखी जाती है। जबकि जो दूसरा बाजार है जिसमें मांग की लोच 5 है, वहाँ कीमत 12.5 रुपये रखी जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग बाजारों में जो है मांग की लोच अलग अलग होने के कारण एकाधिकारी द्वारा कीमत भी अलग अलग रखी जाती है। इसी प्रकार से हम जो है अगर हमें कीमत और सीमांत लागत दिए हुए हैं तो हम मांग की लोच का भी पता लगा सकते हैं कि अलग अलग बाजारों में मांग की लोच
क्या होगी। जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं मांग की लोच ए आर और एम आर के संतुलन में कि इलास्टिसिटी इजिकल टू होती है ए आर बटा ए आर माइनस एम आर, या पी बटा पी माइनस एम आर, क्योंकि ए आर इजिकल टू प्राइस, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। या एम आर इजिकल टू एम सी होता है संतुलन की स्थिति में, तो इलास्टिसिटी इजिकल टू प्राइस बटा प्राइस माइनस, शॉर्ट में सी लिखते हैं, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ एम सी। चूंकि यहाँ पर एम सी बराबर एम आर होता है, इसलिए हम यहाँ एम आर की जगह पर हमने एम सी लिख दिया। अब यदि तीन अलग अलग बाजार हैं और तीन अलग अलग बाजारों में जो कीमतें हैं वो कीमतें अगर अलग अलग दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में इन अलग अलग कीमतों के द्वारा हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो अलग अलग कीमतों के द्वारा अगर मैं दिखाता हूँ, हम मान लें कि तीन अलग अलग बाजारों में कीमतें दी हुई है 12 रुपये, 9 रुपये और 8 रुपये, और सीमांत लागत जो है वो 6 रुपये हो। तो अब ऐसी स्थिति में अलग अलग बाजारों में मांग की लोच क्या होगी। अब देखिए, जहाँ मांग की लोच 12 है, इसको मैं दे देता हूँ इलास्टिसिटी 1। तो हमारा था कीमत बटा कीमत माइनस सीमांत लागत, तो कीमत 12 बटा कीमत 12 माइनस सीमांत लागत 6, 12 में से 6 गए 6, तो इजिकल टू 2 आ गया। हमेशा हम माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि इलास्टिसिटी माइनस में होती है। दूसरे बाजार में जहाँ कीमत 9 रुपये है, वहाँ 9 बटा 9 माइनस 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से तीसरे में इलास्टिसिटी 3 में हो जाएगा हमारे पास 8 बटा 8 माइनस 6, 8 में से 6 गए, पीछे बचे 2, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। तो इस प्रकार से देखिए, जहाँ कीमत ज़्यादा है 12 रुपये है, वहाँ मांग की लोच 2 है, जहाँ कीमत 9 रुपये है वहाँ मांग की लोच 3 है, और जहाँ कीमत 8 रुपये है वहाँ मांग की लोच जो है 4 है। तो इस प्रकार से हमेशा कम मांग की लोच वाले बाजार में कीमत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम ए आर, एम आर या एम सी व इलास्टिसिटी, इनमें से अगर कोई भी दो दिए हुए होते हैं तो हम तीसरे का जो है पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कीमत विभेद के अंतर्गत कीमत निर्धारण, कीमत विभेद के क्या कारण है, और कीमत विभेद कब लाभप्रद हो सकता है, और अलग अलग मांग की लोच वाले बाजारों में कीमत अलग अलग किस प्रकार से निकाली जा सकती है, या कीमत और सीमांत लागत दी हुई है तो हम मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं का अध्ययन किया है।